हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर बीपी सिंह। आज हम जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 1 उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मटेरियल। तो पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था और अब उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टीज़, पदार्थ के कुछ और भी गुण होते हैं जिसके आधार पर हम उसको इंजन में यूज करते हैं। तो उन गुणों को हम जो है अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे प्रौद्योगिकी गुण कहते हैं। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसको हम मेनली मशीनेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और बेंडेबिलिटी, इन भागों में देखेंगे कि ये क्या होता है और उसका क्या असर पड़ता है। बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी मटेरियल को जब हम यूज करते हैं तो रॉ मटेरियल से जब तक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसमें बहुत सारी मैकेनिकल प्रोसेस की जाती हैं, मशीनिंग जो है प्रोसेस की जाती हैं, जिसको मशीनल प्रक्रियाएं कहते हैं। तो इनमें जो है कटिंग हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकता है, इसका जो है पॉलिशिंग हो सकता है, रबिंग हो सकता है, मिलिंग हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो क्रियाएं होती हैं, ये सारी की सारी जो है मशीनेबिलिटी में आती हैं। इसका मतलब कोई भी मटेरियल अगर वो जो है इजीली कट सकता है, इजीली ड्रिल हो सकता है, इजीली उसका मटेरियल को रिमूव किया जा सकता है और इजीली जो है ज़्यादा स्पीड, जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड रख करके हम उसकी जो है ज़्यादा गहराई तक ड्रिलिंग कर सकें। इसका मतलब रेट ऑफ मेटल रिमूवल ज़्यादा है तो और आसानी से है, तो इसको जो है कहते हैं कि मशीनेबिलिटी उसकी अच्छी है। लेकिन कोई मटेरियल बहुत ही हार्ड है तो हम क्या बोलेंगे, उसको जो है कट करने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं ड्रिलिंग करने में भी टाइम लग रहा है, ड्रिलिंग करने में जो है टाइम भी ज़्यादा लेती है और ड्रिलिंग हो भी नहीं रही है सही ढंग से, तो उसमें कहेंगे कि इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी नहीं है। इसका मतलब अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी मटेरियल की मशीनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कास्टेबिलिटी। कास्टेबिलिटी क्या है, जब हम किसी मेटल को पिघलाते हैं और उसको जो है किसी सांचे में डालते हैं, तो जब उसे सांचे में डालते हैं फिर उसको जो है सॉलिडिफाई मतलब उसे ठंडा करते हैं। जब ठंडा करते हैं तो जो है जो हमारा जिस तरह का सांचा होता है उसी तरह का जो है प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये मटेरियल को हम जो मेटल होता है, मेटल होता है उसको हम मोल्ड करेंगे, मतलब मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद जब वो पिघल जाएगी तो फिर हम उसको जो है ये जो उसका मोल्ड है उसमें डालेंगे, मोल्ड का सांचा, तो उसमें जब डालेंगे इसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसको बोलेंगे सॉलिडिफाई प्रोसेस। और उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसका जो मोल्ड है उसको अलग हटा देंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसको निकाल देंगे, फिर फिनिशिंग वगैरह करेंगे। तो इस तरह से जो है कास्टेबिलिटी ये जो है किसी भी मटेरियल का, मेटल का वो गुण है जिसके द्वारा उसको हम जो है पिघला करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। इसका मतलब ये कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1 ये निर्भर करेगा कि उसको जो है पिघलाना है, तो इसके बाद जो है उसकी रेट ऑफ कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठोसीकरण की उसकी दर जो है कैसी है। दूसरा, जब कोई मटेरियल पिघलता है मतलब लिक्विड स्टेट में होता है तो ये गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब जो सॉलिड होता है तो ये गैसेस जो है उसके अंदर रह जाती हैं, जिसके उसके अंदर जो पोरोसिटी हो जाएगी, इसके मतलब डिफेक्ट आ जाएगा, वो मटेरियल जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो ये मेटल जो है गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, इसकी जो है परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा और भी इसकी जो चीज़ों पर निर्भर करता है, इसके नेचर पर निर्भर करता है। दूसरा, इसमें जो है ब्लो होल्स वगैरह डिफेक्ट होते हैं जो बाद में बताएंगे, कि अगर जो है
इसको कोई मेटल का जो हमारा कास्टिंग बनता है तो उसमें जो है कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो जो है फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स होना चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि उसकी कास्टेबिलिटी कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी मीन्स अगर हम किसी भी मेटल को उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे फोर्जिंग हुई, रोलिंग हुई, और इसके बाद जो है एक्सट्रूशन वगैरह हुआ, ये जो प्रोसेसिंग करते हैं जिससे उसके मतलब उसके प्रोसेसिंग में चेंज आता है, ठीक है, या हैमरिंग हुई, तो उसके अनुसार वो कितनी इजीली हो सकता है, कितना उसका प्रभाव होता है, कितना अगर ब्रिटल होगा तो नहीं हो पाएगा, अगर डक्टाइल होगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो फॉर्मेलिटी अच्छी है तो उससे हम अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं, अगर फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं है तो हम जो है हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं होगा। इसलिए थर्ड पॉइंट है कि फॉर्मेबिलिटी भी उस मेटल की अच्छी होनी चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट है बेल्टेबिलिटी। बेल्टेबिलिटी क्या है? ये बेल्टिंग। बेल्टिंग का सेंस, जब हम दो मेटल्स को जोड़ते हैं, दो मेटल को जब हम जोड़ते हैं तो उस समय जो है दोनों मेटल को जोड़ करके जो जॉइंट बनता है, तो ये मेटल जो है सिमिलर भी हो सकती है, डिसिमिलर भी हो सकती हैं, और हीट का हम यूज करते हैं। दोनों को जो है फ्यूजन स्टेट तक मतलब पिघला लेते हैं, दोनों पिघल जाती हैं, और इसके बाद जब उसको ठंडा करते हैं तो जो एक पीस में वो हो जाती है। इसका मतलब जो है वो जो जॉइंट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाता है। तो ये वेल्डिंग, वेल्डेबिलिटी मतलब हम किसी भी आइटम को जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस पर वेल्डिंग कितनी आसानी से कर सकते हैं, उस पर वेल्डिंग की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है, इस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें वेल्डेबिलिटी भी होना जरूरी है। फॉर्मेलिटी बता दिया। अच्छा, इसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टीज। उसमें गुण कौन कौन से होने चाहिए? थर्मल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी मेटल का, इंटर मटेरियल का 1 ग्राम मास का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जितनी उसको हीट की जरूरत होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट हो गई, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, तो हमने ये पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट को हम ऐसे शो करते हैं, और ये जो होती है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी सेंटीग्रेड। इसके बाद होता है थर्मल एक्सपेंशन। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि कोई भी मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका थर्मल एक्सपेंशन क्या है। कि हम जानते हैं कि मेटल को जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, जब वो एक्सपेंड होगी तो उसकी डायमेंशन बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। तो जब ये लंबाई बढ़ेगी तो ये इसका जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है, इसका जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है वो इस चीज पर निर्भर करता है कि उसका जो है एक्सपेंशन कितना होता है। अच्छा, नेक्स्ट होता है थर्मल कैपेसिटी। किसी भी मटेरियल का अगर जो टुकड़ा है, कोई एक बॉडी है जिसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो हीट देनी पड़ती है उसको जो है हम बोलेंगे थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब अगर कोई m kg की जो है बॉडी है और उसको हम टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी जो थर्मल कैपेसिटी कितनी होगी? m इंटू स्पेसिफिक हीट। तो ये हो गई हमारी थर्मल कैपेसिटी, ये भी जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मींस जब हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो एक सिरे गर्म करते हैं और दूसरा सिरा उसका गर्म हो जाता है। मींस मेटल के जो पार्टिकल्स जो पास होते हैं वो जो है हीट को ट्रांसफर करते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो हीट ट्रांसफर होती है, इस गुण को हम जो है थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। मींस ये जो है उसकी चालकता कितनी है। अगर कोई भी मेटल थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, इसका मतलब वो जो है ज्यादा हीट को पास करेगा। जैसे हमारा आयरन होता है, सभी मेटल्स होती हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडक्टिविटी हर एक की अलग अलग होती है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे रबड़ हो गई, जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, तो वो जो है हीट को पास नहीं करते हैं, तो वो जो है थर्मल कंडक्टिविटी उनकी 0 होती है, कम होती है। नेक्स्ट होता है थर्मल फटीग। थर्मल फटीग क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को ठंडा करें फिर गर्म करें तो उसके अंदर जो है स्ट्रेस सेटअप हो जाता है। तो यही स्टेप अगर हम बार बार गर्म करें फिर ठंडा करें, फिर गर्म करें फिर ठंडा करें,
तो जो स्ट्रेस उसके अंदर सेटअप हो जाएगा वो स्ट्रेस जो है उसको फेलियर कर देता है। तो हमें जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले ये जानकारी होनी जरूरी है कि उसका थर्मल फटीग क्या है। इसका मतलब अगर वो जो है जल्दी गर्म करने के बाद, जल्दी ठंडा करने के बाद अगर उसमें जो है क्रैक डेवलप हो जाते हैं तो जो है वो इंजन वगैरह में या पिस्टन वगैरह में या जो है सिलेंडर वगैरह में इसका यूज नहीं हो सकता है। तो ये जो थर्मल फटीग। अब नेक्स्ट आता है थर्मल स्ट्रेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी मेटल को अगर हीटअप किया जाता है तो वो बढ़ती है, लेकिन अगर जो है मान सपोज यहाँ पर कोई भी मेटल हमने इन दो सिरों के बीच में रख दी है, दो सिरों के बीच में रख दी है, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से लंबाई बढ़नी चाहिए, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो है होल्ड है, यहाँ पर ये फिक्स है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है एक तरह के स्ट्रेस सेटअप हो जाएंगे। जो स्ट्रेस इसके अंदर, इस रॉड के मेटल के अंदर स्ट्रेस सेटअप हो जाएंगे जिनको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। बेसिकली ये फोर्स होते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये थर्मल स्ट्रेस जो होते हैं किसी मेटल के ठंडा होकर के गर्म होने पर जितना ज्यादा उसका जो है ये एक्सपेंशन होगा उतना ही ज्यादा ये थर्मल स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा, उतना ही ज्यादा उसके फेलियर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट होता है थर्मल शॉक। ये थर्मल शॉक भी जो है इसी थर्मल स्ट्रेस से ही आगे बढ़ता है कि जब जो कोई मटेरियल गर्म होता है, ठंडा होता है, तो उसमें जो फेलियर पैदा हो जाती है, उसमें जो फेलियर पैदा होती है, ये जो असफल हो जाता है मटेरियल, तो इसको जो है थर्मल शॉक बोलते हैं, बार बार ठंडा और गर्म होने से। और थर्मल स्ट्रेस जो है गर्म करने के बाद जो उसके अंदर यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसमें जो लंबाई बढ़नी चाहिए लेकिन लंबाई बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर जो है सपोर्ट है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो जाएंगे एडिशनल, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। और बार बार बहुत जल्दी ही ठंडा करें फिर गर्म करें तो इसके ये होता है, इसको बोलते हैं थर्मल शॉक। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि कोई भी मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो कॉरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। कॉरोजन रेजिस्टेंट का मतलब उसमें जंग नहीं लगनी चाहिए। जंग क्या है, कॉरोजन क्या है कि ये जो है कोई भी मेटल अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाए तो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके वो उसका ऑक्साइड बना देती है, अपनी जो मेटल होती है उसका ऑक्साइड बना देती है, और ये ऑक्साइड जो होता है वो मेटल से कमजोर होता है, इसलिए कॉरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हमें पता है कि ये एटॉमिक वेट क्या होता है कि कोई भी एटम हाइड्रोजन के एटम से कितना गुना भारी है, ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है वो एटॉमिक वेट कहलाता है। एटॉमिक वेट का हम रेफरेंस लेते हैं वो हाइड्रोजन के एटम से लेते हैं। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम का वेट डिवाइडेड बाय द हाइड्रोजन के एटम का वेट, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम का वेट उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो है एटॉमिक वेट मिल जाता है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल को अगर हम हाइड्रोजन एटम के वेट से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट है, तो अगर हम उसको हाइड्रोजन के एटम के वेट से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है वो हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके मॉलिक्यूलर वेट का जानकारी होना भी जरूरी है। इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसके न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं और इनका नंबर ही जो है एटॉमिक नंबर कहलाता है। नेक्स्ट आता है वैलेंसी। वैलेंसी मींस कि कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम हाइड्रोजन के कितने एटम से रिएक्शन करता है, कितने एटम से कॉम्बिनेशन करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। सपोज ये डिपेंड करता है कि उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि आउटर ऑर्बिट जो है अपने 2 या 8
इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर कम है तो उसे या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, या फिर जो है उससे लेगा, या उसको देगा, या फिर शेयर करेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग बैलेंसी होती है, जैसे अलग अलग तरह की होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो है सिर्फ ये देखेंगे कि जो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन के कितने एटम से वो जो है संयोग करता है, तो वो जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो उसकी बैलेंसी शो करता है। ऑक्सीडेशन मीन्स कोई भी एलिमेंट, कोई मेटल ऑक्सीजन से कितनी इजीली जो है वो रिएक्शन करती है और अपना ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके बाद उसका केमिकल कंपोजिशन कितना है, क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या कौन, उसका केमिकल फार्मूला क्या है और किस तरह से वो बना हुआ है, इस सब चीज की जानकारी हम जो है केमिकल कंपोजिशन में लेते हैं। इसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जो है उसकी शेप क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की शेप क्या है, उसका आकार कैसा होता है, साइज कितना है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसकी डायमेंशन कितनी है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट उसका कलर क्या है, उसकी फिनिशिंग, जो आउटर सरफेस है उसकी जो फिनिशिंग कैसी है, वो हाईली फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है, या उसका जो सरफेस है वो रफ है। तो उसको जो है फिनिशिंग के अनुसार भी उसको हम चेक करते हैं कि उसकी फिनिशिंग प्रॉपर्टीज क्या है। इसके बाद उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स अगर किसी भी मटेरियल का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो है, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका जो रेशियो आता है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब अगर जो है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का भार और उतनी ही वॉल्यूम के जो पानी का भार 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो रेशियो आता है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स इसको यूनिट हो जाती है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि अगर हम मास को जो है उसके वॉल्यूम से, किसी वस्तु के मास को उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें डेंसिटी निकल के आती है। नेक्स्ट आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी और डेंसिटी में क्या होता है कि अगर पोरोसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी जो है, पोरोसिटी अगर ज्यादा है तो डेंसिटी जो कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो पोरोसिटी कम हो जाएगी। पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो गैप होता है ये उसी पे डिपेंड करता है। ये मोटे अंदाज में देख लें कि अगर बालू के जो कण होते हैं वो दूर होते हैं, अगर उसमें पानी डाला जाता है तो उसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है, वो उसके अंदर चला जाता है। और इसके बाद जो है अगर जो चिकनी मिट्टी है तो उसके कण है जो छोटे होते हैं, तो अगर उसमें पानी डाला जाता है तो उसकी पोरोसिटी जो कम होती है तो वो नहीं निकल पाता है। तो ये जो पोरोसिटी का होती है ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो पोरोसिटी जो है कम होगी, अगर पोरोसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। नेक्स्ट उसका जो है स्ट्रक्चर क्या है कि उसका क्रिस्टल किस तरह का है, इस चीज की हम जानकारी लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल किस तरह का है, क्रिस्टल में उसका जो अरेंजमेंट किस तरह का है, फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है। तो इस तरह के जो है प्रॉपर्टीज को हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है रेसिस्टिविटी। इसका मतलब रेसिस्टिविटी मींस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हमारी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको किसी मटेरियल का वो गुण जो उसको फ्लो में बाधा बनता है, फ्लो में रुकावट पैदा करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। इसका मतलब ये जो गुण होता है वो जो होता है वो उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसको जो है ना, इस गुण को जो है हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस में नापते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। इसके बाद आता है कंडक्टिविटी। ये रेजिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं, और कंडक्टिविटी को हम जो है किससे शो करेंगे, कंडक्टिविटी को हम जो है ये सिग्मा से शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अगर किसी चीज का रेसिस्टिविटी जो है वो कम है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम है इसका मतलब रेसिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। होता क्या है कि रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, अगर R रेजिस्टेंस है और कंडक्टिविटी सिग्मा है तो R इक्वल टू 1/σ, ये कंडक्टिविटी हो गई। ये भी जो है हमें जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मींस अगर जो है टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो नॉर्मली जो मेटल्स में देखा गया है कि अगर हम जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, और अगर हम घटाते ही चले जाएं तो जो है जो एब्सोल्यूट जीरो से पहले एक कंडीशन आती है जहां पर पूरी तरह से रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो जाता है, और जब हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो फ्लो फ्री हो जाता है, इसका मतलब वो जो है मटेरियल बिल्कुल भी कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी मेटल को कूल करते चले, मतलब ठंडा करते चले जाएं, और इसके बाद जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, उससे पहले एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर ऑलमोस्ट इसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो जीरो हो जाता है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो फ्री हो जाता है, और उस समय कोई भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, उस समय जो कंडीशन होती है उसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें से दो अगर जो डिसिमिलर मेटल्स हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं, उनके जॉइंट को गर्म करते हैं या मेटल को अगर गर्म करते हैं तो उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इस गुण को जो है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका भी हमें जो है प्रोडक्ट बनाने में काफी यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक में प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि अगर जो है कोई भी मटेरियल उसको हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो जो है ये रिपेल होता है, रिपेल किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब इसका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं अगर उनको हाईली मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा कि वो जो है रिपेल किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर जो है पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर जो है हम इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, इस पर्टिकुलर मटेरियल को हाई, यहां से दोबारा से फिर मतलब जो है ध्यान दें क्योंकि इससे पहले जो है मैं कुछ उल्टा बोल गया था कि पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल जो होते हैं अगर हम इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो है उस फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ध्यान, ये जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इसमें जो है मैग्नेटिज्म बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। और डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर जो है इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये जो है रिपेल होते हैं, ये जो है वहां से रिपेल हो जाते हैं। इसका मतलब वो जो है मैग्नेटिक फील्ड से दूर हटने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और वो मटेरियल जो है उससे अट्रैक्ट हो जाए, इसका मतलब उसमें बहुत ही कम जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो, और इस तरह का होता है जो उसे अट्रैक्ट करता है, तो वो जो है हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड में डाईमैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है तो वो रिपेल होता है, उससे जो है दूर जाता है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा जाता है तो ये मटेरियल जो है वो भी मैग्नेटिक एज ए मैग्नेट काम करता है और बहुत इजीली जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद तो उनको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इस तरह से हमने जो है ब्रीफ में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल, केमिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज को मतलब स्टडी किया, और इसके बारे में डिटेल्स को हम जो है बाद में स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।